तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एस्केपर की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा चुंची मोटू के साथ कॉमन लेवल को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। कॉमन लेवल जिसे उसने हेल लेवल का नाम दिया था, यानी कि उसने बाहर टैबलेट को चेंज कर दिया था नेम टैबलेट को। ये लोग कॉमन लेवल को पार करते हुए अंदर की तरफ आगे बढ़े होते हैं। वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं काफी ज्यादा वीक होते हैं और मोटू उन सभी को अकेले हराई जा रहा होता है, जबकि हमारा चुंची उसकी तारीफें कर रहा होता है। साथ ही चुंची हमारा सोच रहा होता है अगर मैं इस लड़की को यहाँ पर ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पर कॉमन लेवल में हैं, हम लोग हेल लेवल में नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बेचारा लड़का यहीं पर बेहोश होकर गिर जाएगा, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। तो मोटू से कहता है कि ब्रदर शुंची चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हम लोग जल्दी से दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो माँ शुंची उसे कहता है नहीं यहीं पर रुको ब्रदर डूसी, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुकना होगा। हम लोग यहीं पर रुकते हैं और सबसे एंड के ऊपर निकलेंगे, पहले सभी बच्चों को वहाँ पर दूसरी तरफ निकलने दो। तो ब्रदर डू से कहता है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि बीटा पवेलियन के एल्डर हमें बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं, इतना ज्यादा हम लोग रैंकिंग में आएंगे, यानी कि पहले नंबरों में आगे बढ़ेंगे और हम लोग टेस्ट को पास करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तुम्हारा शुंची उसे में से कहता है तुम्हें यहाँ पर सीखना होगा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बनना है, तो तुम्हें यहाँ पर जेंटलमैन बनना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी के सभी लोग जो पहले वहाँ पर टेस्ट को पार करने के बाद बाहर चले जाएंगे, सभी के बाहर जाने के बाद जब कभी सभी लोगों को लगेगा कि वो लोग तुमसे ज्यादा बेहतर है और उसके बाद तुम उन सभी को अपने पाँव के नीचे दबा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ उन सभी से ज्यादा है। तो बस यहाँ पर ये नौटंकी कर रहे हैं कि हम अपने आप को वहाँ पर उनके सामने जीरो शो करवाएंगे। और तुम वहाँ पर चुंची की बातें सुनने के बाद इमेजिन करना शुरू करता है। वो सोच रहा होता है कि बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास घूम रही होती हैं, जबकि उसने चुंची को वहां पर कमजोर बनाकर अपने पाँव के नीचे ट्रैम्पल किया होता है। तो मोटू इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे यहाँ पर इसका काफी बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। मोटू कहता है हाँ मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, हम लोग बाकी के सभी लोगों को पहले निकलने देते हैं और उसके बाद हम लोग एंड के ऊपर निकलेंगे। तो हमारा चुंची भी उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था ये ब्रदर डू वाकई में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तकरीबन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद चुंची जो होता है वो दरवाजे के पास छुपकर बाहर की तरफ देखता है कि सभी लोग निकल गए या नहीं। तो वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं जो कि पार करके बाहर चले गए होते हैं। हमारा चुंची मोटू से कहता है मोटू आ जाओ, हमें भी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बाहर पहले से एक फाइट चल रही होती है कि वो सभी लोग एल्डर C2 के साथ वहाँ पर बहस कर रही होती है। तो हमारा चुंची कहता है कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एल्डर C2 चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, 8000 लोगों ने सेकंड लेवल को पास किया था, तकरीबन 9000 लोग थे, लेकिन अब जबकि यहाँ पर तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल को पार करके बाहर निकलने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 30 ही हैं। कैसे हो सकता है कि आखिर बाकी के सभी लोग कहां पर चले गए। बाकी के सभी लोग भी तो जीनियस थे जिन्होंने सेकंड टेस्ट को पास किया था। सीनियर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद खामोश होते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई भी जवाब नहीं होता। जबकि मैं चुंची सोच रहा होता है लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर को बैलेंस करने के लिए नेम प्लेट को चेंज किया था ताकि ये सभी बच्चे जो हैं वैसे ज्यादातर कॉमन राउंड में जाने वाले वो हेल राउंड में चले जाए, वहाँ पर जाकर मुश्किल से पास हो पाए। लेकिन यहाँ पर तो हेल राउंड में तकरीबन 8000 के 8000 बच्चे मारे गए और सिर्फ 30 बच्चे पास करके बाहर निकल पाए हैं। तो एल्डर C2 काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, अपने सीनियर स्टूडेंट से कहते हैं चलो जल्दी से जाओ, जाकर सब कुछ चेक करके आओ, मुझे जल्दी से वापस आकर रिपोर्ट दो कि आज यहाँ पर हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद एक डिसाइपल उनके पास आता है, उसे कहता है कि एल्डर मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ। ये फॉर्मेशन जो कि हेलुसिनेशंस के लिए थी, जो हमारे पैट्रियार्च ने क्रिएट की, तो उसको तोड़ दिया गया। ना सिर्फ उसको तोड़ा गया है बल्कि उसके अंदर जो क्रिस्टल्स लगे हुए थे वो क्रिस्टल्स भी किसी ने चोरी कर लिए हैं। तो एल्डर C2 कहते हैं कि ऐसा होना तो बिल्कुल भी नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी को ऐसे पता हो चला होगा कि वहाँ पर स्टेयर्स के सेंटर में रे फॉर्मेशन को बिछाया गया और साथ ही वहाँ पर रे फॉर्मेशन के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो सभी कहाँ पर है और किसी ने उन क्रिस्टल्स को चोरी भी कर लिया। ये तो कोई प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया है। दूसरा डिसाइपल उनके पास रिपोर्ट लेकर आता है और उनसे कहता है कि एल्डर एक और बुरी खबर है, और वो बुरी खबर यह है कि तीसरे लेवल की केव के दरवाजे के बाहर जो 2 स्टाइल्स लगे हुए थे कॉमन और हेल लेवल के, उन दोनों को भी वहाँ पर स्विच किया गया था। कॉमन की जगह पे हेल लेवल को कर दिया गया और हेल की जगह के पर कॉमन कर दिया गया। बात सुनने के बाद एल्डर कहते हैं तुम क्या बकवास की जा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर साथ ही सोच रहे होते हैं लगता है कि मेरे पास मेरी एल्डर की पोजीशन भी छीनने वाली है। तो मुझे यहाँ पर एक एग्जामिनेशन का एल्डर बनाया गया था, लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया। कोई यहाँ पर अपनी मर्जी से सब कुछ करता रहा है। इन स्टूडेंट्स में से ही कोई ऐसा है जो ये सब कुछ करता रहा है और मुझे यहाँ पर पता भी नहीं चला। सीनियर स्टूडेंट्स वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि यार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी जो हमारे पैट्रियार्च के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है जिसने यहाँ पर रे फॉर्मेशन को तोड़ दिया
और साथ ही उनके बिछाए हुए क्रिस्टल्स को भी चोरी कर लिया। लगता है कि वो बंदा कोई बहुत ही बड़ा एरोगेंट बंदा है या फिर कोई बहुत ही पावरफुल बंदा है जो कि यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। लगता है कि एल्डर C2 की सीट भी यहाँ पर से उनके हाथों से छिनने वाली है कि एल्डर C2 को यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के ऊपर निगरानी करने के लिए छोड़ा गया था। सुनची ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और कहता है कि इस सब से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अपने आप को वहाँ पर दिलासे दे रहा होता है। जबकि एल्डर C2 गुस्से के साथ कहते हैं चलो चलो यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों के रिजल्ट सुनाने वाला हूँ। तो तुम में से 3 बच्चे जो कि हेल लेवल से बाहर निकले हैं उन तीनों को यहाँ पर इनर डिसाइपल बनाया गया और बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर आउटर डिसाइपल बनाया जाएगा। ऐसी वो ये वाली बात करते हैं। इसी के साथ उनमें से एक बच्चा कहता है सर मेरा नाम यूजू है और मैं यूजू फैमिली से यहाँ पर आया हूँ, मैं यूजू फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मेरा टारगेट इस बार इनर डिसाइपल बनना था, इसी वजह से मैं हेल लेवल में गया था। मैंने वहाँ पर बाहर लिखा हुआ पड़ा था कि ये हेल लेवल है तो मैं हेल लेवल के अंदर चला गया और वहाँ पर मैंने मॉन्स्टर्स को भी मारा और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मैंने टेस्ट को पास किया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो हेल लेवल नहीं बल्कि नॉर्मल लेवल था। मैं यहाँ पर एक आउटर डिसाइपल बना हुआ, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर से जाना पसंद करूंगा, मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल नहीं बनूंगा। और इसी के साथ एक और लड़का कहता है मैं ल्यू फैमिली से हूँ, मेरा नाम ल्यूजू है और मैं यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ, मैं आउटर डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। तीसरा लड़का भी कहता है कि मैं यहाँ पर डोंगजू फैमिली से आया हूँ और एक उससे कहता है कि मैं यूजू फैमिली से आया हूँ। वो सभी लोग यहाँ पर यही बात कर रहे होते जबकि मां शुनची कहता है एक बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर जल्दी के ऊपर और ज्यादा फ्यूल डालने की जरूरत है। तो इसी के साथ ही हमारा शुनची वहाँ पर पीछे से आवाज देता है, वो कहता है लगता है कि बीटा पवेलियन के लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़कर अपनी आवाज को चेंज करके बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर हीवनली फायर सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए चले जाना चाहिए, बीटा हाउस सेक्टर के लोग तो हीवनली फायर सेक्टर से भी ज्यादा बुरे हैं। साथ ही वो आगे आता है अपनी आवाज को चेंज करते हुए कहता है बीटा पवेलियन वालों की जो रेप्यूटेशन है वो तो बहुत ज्यादा खराब निकली, हमें तो लगा था कि बीटा पवेलियन वाले लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। बात सुनने के बाद वो सभी लड़के बहुत ज्यादा पंप हो जाते हैं और सभी वहाँ पर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। वो एल्डर C2 से कहते हैं हाँ हमने यहाँ पर सही सुना है, ये बंदे बिल्कुल भी हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे, तुम लोगों की गलती है कि वहाँ पर किसी ने तो ल्यूसिनेशन फॉर्मेशन को तोड़ दिया, तुम्हारे जेम्स को चोरी कर लिया और उसके बाद किसी ने वहाँ पर मैट स्टाइलस के ऊपर लगे हुए नाम प्लेट को भी वहाँ से चेंज कर दिया। सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है और तुम लोग यहाँ पर हमें आउटर डिसाइपल्स बिल्कुल भी नहीं बना सकते, हमें यहाँ पर तुम्हारे पैट्रियार्क से बात करनी है। शुनची सोच रहा होता है लो मैंने यहाँ पर इस ट्रबल को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया, बस इसे और ज्यादा बड़ा करना है, जितनी ज्यादा बड़ी मुश्किल होगी उतना ज्यादा मैं साफ इस बात से निकल जाऊंगा। C2 वहाँ पर सभी की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं एल्डर C2 तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी हैं। इसी के साथ एक और सीनियर स्टूडेंट बाहर से भागता हुआ अंदर की तरफ आता है और आकर वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और एल्डर C2 से कहता है एल्डर C2 एक बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई है, सभी हजारों बच्चे जिनको हमने प्रीलिमिनरी राउंड में फेल कर दिया था वो सभी इस वक्त माउंटेन फुट पर आकर जमा हो गए हैं और वहाँ पर आकर बहस कर रहे हैं। वो सभी कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, उन्हें जवाब चाहिए, तुम लोग यहाँ पर ज्यादती कर रहे हो। तो हमारे जो एल्डर C2 होते हैं वो उसकी बात सुनने के बाद पहले तो खामोश होते हैं, फिर साथ गुस्से के उससे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी लोग वहाँ पर कहाँ से आ गए। जबकि माशुनची सोच रहा था ये एक और अपॉर्चुनिटी और फिर साथ ही वहाँ पर फिर से चिल्लाकर कहता है हम लोग यहाँ पर बीटा पवेलियन के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, बीटा पवेलियन के लोगों को हमें यहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद सभी बच्चे और भी ज्यादा पंप हो जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, तक हम लोग यहाँ पर पैट्रियार्क से मिल नहीं लेते तब तक हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, हम लोग यहीं पर बैठेंगे और यहीं पर इंतजार करेंगे। एल्डर C2 उन सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा तो हो रही होती है लेकिन वो स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकते और सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पर पैट्रियार्क को इस बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे जरूर सजा देंगे, इस मसले को यहीं पर निपटाना होगा। तो फिर साथ ही वो कहते हैं ठीक है तुम सभी की शर्त मान लेती है, तुम सभी के सभी बच्चे यहाँ पर डिसाइपल बनोगे, सभी के सभी बच्चों को आउटर डिसाइपल नहीं बनाया जाएगा बल्कि तुम सभी को हमारे बीटा पवेलियन का इनर डिसाइपल बनाया जाएगा। वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि चलो कम से कम यहाँ पर हमारा स्टेज चेंज तो हो गया, आज के बाद से हम लोग बीटा पवेलियन के स्टूडेंट्स हैं, चलो ये बात तो बहुत ही अच्छी हो गई। हमें उस बंदे को यहाँ पर दुआ देनी चाहिए जिस बंदे ने वहाँ पर बार नेम प्लेट्स को चेंज किया था, उसकी वजह से हम लोग कॉमन लेवल के मॉन्स्टर्स को हराकर यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बीटा पवेलियन के स्टूडेंट्स बन चुके हैं। हमारा चुनची वहाँ पर उन सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है इस फखर के साथ, सभी लोग मेरी तारीफें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द एस्केपर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तुम्हारा जुंजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि जुंजी ने बाकी सब बच्चों की मदद की और सारे के सारे बच्चे वहां पर इनर डिसाइपल बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एल्डर सीटू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। एल्डर सीटू के रूम का सीन दिखाते हैं कि एल्डर सीटू अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। एल्डर सीटू सोच रहे होते हैं एक बार मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने भी हमारी असेसमेंट टेस्ट के दौरान ये सब कुछ किया है, जिसने भी असेसमेंट टेस्ट को खराब करने की कोशिश की। मैं उस बंदे को ढूंढने के बाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ एक सीनियर स्टूडेंट वहां पर आता है। वहां पर आने के बाद कहता है स्पाइस की तरफ से हमें खबर मिली है। वो खबर ये है कि ह्यूमनली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर ली फेंग को किसी ने मार दिया है। सेकंड यंग मास्टर की जान ले ली गई है और जिस बंदे ने उसे मारा है वो अननोन है, यानी कि उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद एल्डर सीटू बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ली फेंग मर चुका है? ये बात तो वाकई में सच निकली। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं आज कोई यहाँ पर आया था, एक लड़का मेरे पास आया था और उसने कहा था कि उसने ली फेंग यानी हीवली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर की जान ली है। ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का वाकई में सच बोल रहा था, उस लड़के ने वाकई में ये किया हो। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो फिर क्या हो सकता है? तो एल्डर सीटू अपने सीनियर स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस खबर को अपने पास ही रखना, किसी और तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को भी ये खबर नहीं पता चलनी चाहिए। बाकी के सभी स्पाइस को भी जल्दी से वापस बुला लो। सीनियर स्टूडेंट कहता है ठीक है मास्टर, ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद मास्टर सीटू वहां पर सोच रहे होते हैं मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी अगर मेरे हाथों में लग जाती है तो फिर इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो लड़का जिसने ली फेंग को मारा है वो एक जीनियस हो सकता है। तो नेक्स्ट में बीटा पवेलियन की ट्रांसैक्शन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां पर सभी इनर डिसाइपल्स को इनके बैजेस दिए जाते हैं। तो हमारे जुंजी के हाथ में भी एक गोल्डन बैज होता है। तो हमारा जुंजी कहता है फाइनली यहाँ पर मुझे मेरा बैज मिल चुका है, अब मैं एक सेक्टर का डिसाइपल बन चुका हूँ। इसके बदले में मुझे बहुत सारी स्पिरिट पिल्स मिला करेंगी, हर साल मुझे पिल्स मिलेंगी। और साथ ही मैं यहाँ पर बीटा पवेलियन की लाइब्रेरी में भी जा पाऊंगा, जहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बुक को मैं पढ़ सकता हूँ। बाकी के बच्चे वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही कुछ लाट टपका रहे होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है मुझे तो भाई जुनफेंग पीक को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दूसरा उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे लॉन्गशू पीक की जो खूबसूरत लड़कियां वो और भी ज्यादा खूबसूरत है। तो एल्डर सीटू भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो एल्डर सीटू वहां पर आने के बाद मैं जुंची से कहते हैं लड़के क्या तुम्हारा नाम ही जुंची है? तुम्हारा जुंची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कहीं एल्डर को पता तो नहीं चल गया कि मैंने वहां पर ये सब कुछ किया था, वो क्रिस्टल्स भी मैंने चोरी किए और साथ ही वो दरवाजे के ऊपर नाम भी मैंने तब्दील किया था। तो एल्डर सीटू आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब जबकि तुम हमारे बीटा पवेलियन के इनर डिसाइपल बन चुके हो, क्या तुम यहाँ पर मेन गेट के जो मास्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहोगे? क्या तुम उनके सामने उनको अपना मास्टर नहीं बनाना चाहोगे ताकि तुम उनसे जाकर कुछ सीख सको? जुंची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था अच्छा तो ये बात है, इस बंदे ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा ही दिया था, मुझे लगा कि शायद इसे पता चल चुका है कि मैंने वो सब कुछ किया था। मैं जुंची से कहता है बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ, तो और मैं यहाँ पर मेन गेट के मास्टर्स की ही रिस्पेक्ट करूंगा और मेन गेट के मास्टर्स ही मेरे मास्टर बन सकते और बाकी के सभी मास्टर्स मेरे मास्टर नहीं बन सकते। मास्टर सीटू उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अगर ऐसी बात है तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो फिर ठीक है, तुम्हें वेंजिन पीक की तरफ जाना चाहिए। हालांकि उस पीक की तरफ बहुत ही कम लोग जाते हैं, लेकिन अगर तुम वहां पर जाते हो तो बीटा पवेलियन में तुम्हारी पोजीशन बहुत ज्यादा हायर हो जाएगी, क्योंकि वेंजिन पीक जो है एक बहुत ही पावरफुल पीक और वहां के मास्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता तो फिर ठीक है मैं वेंजिन पीक की तरफ ही जाऊंगा। मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मास्टर के साथ ही वहां पर से बाहर निकलता है तो मास्टर सीटू जो होते हैं उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं वहां पर सामने देखो, वहां पर वेंजिन पीक है, तुम्हें उसी तरफ सामने की तरफ जाना होगा, जितनी जल्दी जाओगे उतना बेहतर है। तो जुंची से कहता है कि एल्डर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है। ठीक है मैं पहले वहां पर जाकर देखता हूँ, जाकर मास्टर से मिलता हूँ। तुम्हारा जुंची वहां सामने की तरफ चल पड़ता है, जबकि उसी वक्त ब्रदर डू पहुंच जाता है। ब्रदर डू कहता है तो जुंची तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम वहां पर उस तरफ क्यों चले जा रहे हो? तो मास्टर सीटू से कहते हैं तुम्हें उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जुंची इस वक्त बहुत ज्यादा रेकलेस लड़का है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसे लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसी वजह से वेंजिन पीक की तरफ चला गया है, वेंजिन पीक की तरफ जा चुका है, अब हम लोग उसे रोक नहीं सकते। तो ब्रदर डू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो फॉरबिडन एरिया है, बीटा पवेलियन के लोग भी वहां पर नहीं जाते। पता नहीं ब्रदर जुंची को क्या हुआ, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया जो उस तरफ चला गया है। तो बाकी के सीनियर डिसाइपल्स भी ये बात सुनने के बाद वहां पर बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि वहां पर
तो हर वक्त इंजन मिस्टीरियस थंडरबोल्ट गिरते रहते हैं जिसकी वजह से कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि दूसरा सीन एग्जाम्पल कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ साल पहले वहाँ पर हमारे कैल्डर की मौत हुई थी। कैल्डर वहाँ पर गए थे और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए, वो मर चुके हैं। तो कहता है लगता नहीं है कि अब जुंची यहाँ से वापस आ पाएगा। जबकि ब्रदर डू वहाँ पर आग जलाता है और वहाँ पर पेपर मनी जलाते हुए कहता है तो जुंची अब जब तुम मरने वाले हो तो तुम्हारे मरने के बाद अब यहाँ पर मैं तुम्हारे नाम के ऊपर पेपर मनी जलाऊंगा। पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता होगा या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा ना मिलने की उम्मीद में ये सब कुछ कर रहा हूँ। करता हूँ कि तुम्हें मरने के बाद शांति मिले। यहीं पर नेक्स्ट सीन में मेन पीक का भी दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रियार्च बैठे होते हैं। पैट्रियार्च अपने दो साथियों के साथ बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तो एक स्टूडेंट भागता वहाँ पर आता है और उनसे कहता है पैट्रियार्च मुझे यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए यहाँ एक नया डिसाइपल वेंजिन पीक में चला गया है। तो ये बात सुनने के बाद बीजुन पीक का जो मास्टर होता है वो उसे कहता है क्या वाकई में कोई वेंजिन पीक के अंदर चला गया है, कहीं वो पागल तो नहीं है। कि बीजिया पीक की जो लड़की होती है वो उनसे कहती है तो बहुत ही कमाल की बात है, आजकल के यंगस्टर्स तो बहुत सा बहादुर होते जा रहे हैं, चलो देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पर जाकर क्या कर पाता है। जबकि जो पैट्रियार्च होते हैं उन लोगों से कहते हैं हाँ वो लड़का काफी बहादुर लगता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का सरवाइव कर पाएगा। तो इसी के साथ ही बीजन पीक का जो मास्टर होता है वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करने लगता है। वो कहता है अभी देख लेते हैं कि वो लड़का वहाँ पर क्या कर रहा है और उसके अंदर कितनी हिम्मत है। तो जैसे ही वहाँ पर पोर्टल ओपन करते हैं तो उन्हें सामने जुंची दिखाई देता है। जुंची सीढ़ियों के पास होता है। तो जुंची कहता है तो यही वो वेंजिन पीक माउंटेन फूट है, देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है, मुझे बस माउंटेन के ऊपर क्लिम करना होगा। ये तो काफी आसान लगता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहला पाँव ऊपर रखता है तो वो कहता है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, वहाँ पर से थंडर इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। जुंची कहता है मुझे लगा ही था कि ये इतना ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता, यहाँ पर तो आसमान के ऊपर से ठंडर इलेक्ट्रिसिटी गिर रही है ताकि हम लोग ऊपर की तरफ ना जा सके। मास्टर बीजुन जो कि पोर्टल ओपन करके खड़ा होता है उसके पोर्टल के अंदर से भी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है ये तो 9 जिन मिस्टीरियस थंडर है। बीजिया मास्टर से कहती है चलो जल्दी से तुम अपने इस पोर्टल को क्लोज कर दो, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का बच पाएगा क्योंकि 9 जिन थंडर जो पावर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लड़का इसके साथ डायरेक्टली हिट होने वाला है, इसकी तो यहाँ पर राख भी नहीं बचेगी। जबकि पैट्रियार्च भी उसे कहते हैं हाँ ठीक है तुम इसको क्लोज कर दो, हमें और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जबकि बाइजन मास्टर उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस इमेज को यहाँ पर रख लेना चाहिए क्योंकि इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने पास रख लेती हैं। कल को हम लोग स्टूडेंट्स को इस बारे में दिखाएंगे कि ये बच्चा किस तरह बुरी तरह से यहाँ पर मरा है। ये बाकी सभी लोगों के लिए एक सबक होगा और कोई भी यहाँ पर जाने से डरे करेगा। इसी के साथ ही वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारा सुनचू 9 जिन थंडर इलेक्ट्रिसिटी को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तीनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कैसे पॉसिबल है। आज कहता है कि ये लड़का ये 9 जिन मिस्टीरियस थंडर के साथ हिट हो रहा है लेकिन इसके बावजूद इस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा। बीजियो मास्टर कहती है ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का वाकई में वेंजिन पीक की एंड के तक पहुंच जाएगा। तो मास्टर बाइजन पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च आप बताओ कि अब क्या करना है क्योंकि वो लड़का तो वेंजिन पीक की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। तो पैट्रियार्च से कहते हैं कि ये उस लड़के की अपनी डेस्टिनी है, उस लड़के ने इसको चूज किया था, ये उसकी चॉइस है, उस लड़के को आगे बढ़ने दो, देखते हैं कि वेंजिन पीक में कहां तक पहुंच पाता है, जो भी उसे मिलेगा वो उसका अपना होगा। इसमें वेंजिन पीक का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंची काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ग्रैंडपा के पास 10,000 तरीके हैं तुम्हारे इन सारे अटैक्स को अवॉइड करने के। तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इतने सारे थंडर क्लाउड्स या फिर इतनी सारी ट्रैप्स के साथ मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। मैं इस वेंजिन पीक की टॉप तक पहुंचकर रहूंगा और मास्टर से मिलकर रहूंगा। इसके साथ ही नीचे का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है ये क्या हुआ, अचानक से ग्राउंड हिलना क्यों शुरू हो गया, लगता है कोई अर्थक्वेक आया है। जुंची उसी के साथ पीछे की तरफ देखता है क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा साया आकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे एक लड़का होता है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो उस लड़के का नाम चीबू पैंग होता है। चीबू पैंग वहाँ पर आने के बाद हमारे जुंची से पूछता है क्या तुम ही वो न्यू कमर हो जो यहाँ पर माउंटेन के ऊपर आए हो? तुम्हारे जुंची से कहता हाँ मैं वही हूँ। जबकि वो मोटू लड़का लाल टपकाते हुए हमारे जुंची की तरफ देखता और कहता तुम्हारी स्किन तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से तुम्हारा गोश्त भी काफी ज्यादा मजेदार होगा। तुम्हारे अंदर वेजिटेबल्स डाली जाए तो आज रात तुम्हारे अंदर वेजिटेबल्स डालकर तुम्हें पकाकर खाया जाएगा तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जुंची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एस्केपर के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची वेंजिंग पीक की तरफ चलता है, वो आगे की तरफ जा रहा होता है। इसी वो थंडरबोल्ट्स को पार करने के बाद आगे बढ़ता है तो एक बड़ा सा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लात टपकाते हुए कहता है कि तुम्हारा गोश्त बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, रात को हम लोग सब्जियों में डालकर खाएंगे। तो हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद से कहता, तुमने अभी भी क्या कहा, मुझे आवाज नहीं दी, क्या तुम दोबारा ये बात कह सकती हो? लड़का उसे कहता है कि हाँ मैं दोबारा तुम्हें ये बात कह सकता हूँ। वो कहता है तुम्हें देखा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा टेस्टी हो, साथ हम लोग तुम्हें ग्रिल कर खाने वाले हैं और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स को भी ऐड करेंगे। तुम्हारा शुंची से कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझे खाना चाहते हो, अच्छा ठीक है, फिर क्यों ना मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। वो से कहता है यहीं पर रुको, इसी के साथ वो पीछे की तरफ घूमता है, अपने पाँव के अंदर से अपना मोजा उतारता है और उसके सामने करते हुए कहता है, वो से कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बंदोबस्त खा लिया, क्यों ना तुम पहले इसको खाए, देखते हैं कि तुम इसको खा पाते हो या नहीं। इस साथ ही मोटा लड़का चीबू पैंग वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा गंदा है, इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। जबकि मैं शुंची उससे कहता है कि अंदर से स्मेल तो आएगी, मैंने पिछले 18 साल से इसको बिल्कुल भी नहीं धोया, पिछले 18 साल से ये मैं इसी तरह पहनता आ रहा हूँ, मैंने इसको बिल्कुल नहीं धोया, तो इसके अंदर स्मेल तो आएगी। मैं शुंची उससे कहता है कि लड़के मुझे पहले समझ आ गई थी कि तुम यहाँ पर मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो टफ बनने की, लेकिन असल में तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। तो मोटू लड़का भी उसे कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ यहाँ पर मैं मजाक कर रहा था। साथ ही वो जुंची से कहता है लड़के तुम हमारी वेंजिन पीक के ऊपर आए क्यों हो? तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैं यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ, तुम्हारे मास्टर जो है इस वेंजिन पीक के जो मास्टर है, मैं उनको अपना मास्टर बनाने के लिए आया हूँ, यानी उनका डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही उसे कहता है क्या मैंने यहाँ पर ठीक सुना, क्या तुम वाकई में वेंजिन पीक के डिसाइपल बनने के लिए आए हो? जुंची उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे ये वाला सवाल क्यों पूछ रहे हो कि क्या मैं यहाँ पर एक डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ या नहीं? तो उसे कहता है अगर वाकई में तुम यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि तुम जिस मास्टर के डिसाइपल बनने के लिए आए हो वो भी मेरे भी मास्टर हैं। साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर हूँ, मेरा नाम चीबू पैंग है, इसके अलावा तुम्हारा एक और भाई भी है। तुम्हारा शुंची से कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं लेने वाले? क्या तुम्हारे मास्टर यानी वेंजिन पीक के जो मास्टर हैं वो ऐसे डिसाइपल्स को भर्ती कर लेते हैं? क्या वो यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं लेंगे? एंट्री टेस्ट तो होना चाहिए। तो चीबू पैंग उसे कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के और मास्टर को तुम बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हो, मास्टर्स और एल्डर्स तुम्हें डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा शुंची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर किसी स्कैम में फंसने वाला हूँ, ये मोटू मुझे किसी स्कैम में फंसाने वाला है और मुझे कहीं ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है जहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। कहीं पर सामने एक टेम्पल होता है तो मोटू उसे अपने साथ लेकर उस टेम्पल के अंदर चला जाता है। तो जैसे वो लोग टेम्पल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की जैसा लड़का होता है, वो एल्डेस्ट डिसाइपल होता है जिसका नाम हुआ म्यूरिन होता है। तो हुआ म्यूरिन वहाँ पर सामने खड़ा होता है, उसने लड़की वाले कपड़े पहने होते हैं। तो हमारा शुंची उसे देखते कहता है ये क्या बकवास हो रही है, यहाँ पर देखो तो जरा कौन है, यहाँ पर तो एक सूडो गर्ल है। कि इस बात से हुआ म्यूरिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसे कहता है लड़के तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, तुम कौन सी जगह के ऊपर घूर घूर कर देख रहे हो? शुंची उसकी पावरफुल की पावर को महसूस करता है और कहता है कि इसकी की पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पर चीबू पैंग जो होता है वो भाग जाता है और जाकर हुआ म्यूरिन को बताता है। वो हुआ म्यूरिन से कहता है कि ये लड़का यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ, मैं मास्टर के लिए से यहाँ पर लेकर आया हूँ, प्लीज इसको डराना मत। तो इस बात से हुआ म्यूरिन से कहता है अच्छा ये बात है, और फिर साथ ही वो अपने मूड को चेंज करते हुए हमारे शुंची की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आए हो? तो ब्रदर आज के बाद तुम मुझे अपने फर्स्ट ब्रदर भी कह सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे से पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिसाइपल्स हैं, एक चीबू पैंग है और दूसरा मैं हूँ। क्योंकि हमारा शुंची उसके सडन मूड चेंज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है थोड़ी देर पहले ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब देखो यहाँ पर ये कितनी प्यार से बात कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी स्कैम में फंसने वाला हूँ। वो मेरे से कहता है कि चीबू पैंग जाओ जाकर इस अरेंजमेंट्स के बारे में बताओ और इसे मास्टर के पास छोड़ कर आओ। चीबू पैंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं। तो वो आगे बढ़ता शुंची से कहता है यहाँ पर सीनियर बंदा म्यूरिन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो ऐसे ही है, वो अंदर से बहुत ज्यादा नरमदीन है, बाहर से वो काफी ज्यादा गुस्से वाले दिखाई देती है। चलो ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। शुंची को अपने साथ लेकर एक केव की तरफ चल पड़ता है, दोनों केव के बाहर जाकर खड़े हो जाती है। तो चीबू पैंग हमारे शुंची से कहता है कि हमारे मास्टर इस केव के अंदर है, अगर तुम मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें केव के अंदर जाकर मास्टर से मिलना होगा। शुंची से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम्हारे मास्टर इस केव के अंदर है? मुझे नहीं लगता है कि इस केव के अंदर कोई भी रह सकता है, तो काफी ज्यादा अजीब है। चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ। तुम्हारा शुंची अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो केव के अंदर जाता है इसी के साथ ही चीबू पैंग वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है शुक्र है कि फाइनली ये अंदर चला गया। और फिर इसी के साथ ही वहाँ पर एक बटन दबाता है, जैसे वो बटन दबाता है दरवाजा बंद हो जाता है, केव का दरवाजा बंद हो जाता है। माँ शुंची भागता पीछे हटता है और कहता है, शुंची भागता पीछे की तरफ हटता है और कहता है दरवाजा खोलो। चीबू
पैंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर बंद क्यों कर रहे हो? जबकि चीपू पैंग उसे कहता है यहाँ पर तुम्हें ये बात तो बताना भूल गया था, अगर तुम यहाँ पर मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक टेस्ट को पास करना होगा और वो टेस्ट लाइफ एंड डेथ का होने वाला है। तुम लाइफ एंड डेथ के टेस्ट को पास कर लेते हो तो उसी के बाद तुम मास्टर के डिसाइपल बन पाओगे। सुनची चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा था कमीने कही कि मुझे जाने दो, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ उसके बाद देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि चीपू पैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लड़का अपने आप यहाँ पर चला आया हमारी जगह के ऊपर टॉर्चर सहने के लिए, यहाँ पर इस लड़के को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। हुआ मेरन भी वहीं पर पहुंच जाता है और उससे कहता है तो इस लड़के की अपनी बुरी किस्मत है कि जो ये लड़का यहाँ पर वेंजिन पीक के ऊपर चला है। अब इसके साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ होने वाला है, क्योंकि आजकल मास्टर जो है वो मास्टर काफी बुरी हालत में है, क्योंकि मास्टर इस वक्त रिचुअल में है, इसी वजह से मास्टर को यहाँ पर सेक्रीफाइस की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में फिर से अंदर कहीं दिखाया जाता है। तुम्हारा जुनची कहता है कि उस कमीने चीपू पैंग ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ उसके बाद मैं उस मोटे कमीने के टुकड़े टुकड़े करूंगा और फिर जाकर कुत्तों को खिला दूंगा। तुम्हारा जुनची जैसी आगे की तरफ बढ़ता है उसे सामने से आवाज आती है, सामने से आवाज आती है, कोई कहता है काओ फीजू तुम बहुत ही बुरी तरह से मरे हो। जुनची कहता है ये क्या, लगता है कोई वहाँ पर बैठा किसी के लिए रो रहा है। तुम्हारा जुनची वहीं पर दीवार के पास छुपकर सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक मास्टर बैठे होते हैं, मास्टर बैठे रो रहे होते हैं और सामने आग जला रहे होते हैं, यहाँ पर पेपर मनी जला रहे होते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं काओ फीजू तुम एक बहुत ही बुरी मौत मरे, मुझे तुम पर बहुत सा तरस आ रहा है, वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस थे लेकिन तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा साराफुल थी, इस लायक बिल्कुल भी नहीं हो कि यहाँ पर बैठ कर तुम्हारे लिए पेपर मनी को जला सकूं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे नाम के ऊपर बहुत सारी पेपर मनी जलाने वाला हूँ, कहता हूँ कि तुम्हें मरने के बाद दूसरी साइड के ऊपर अच्छी लाइफ मिल सके। मुझे सोच रहा था ये बंदा कौन है, लगता है कि ये किसी बंदे के लिए यहाँ पर पेपर मनी जला रहा है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी मोटे ने बेवकूफ बनाया होगा, उस मोटू ने इस बंदे को भी यहीं पर बंद कर दिया होगा, इसके साथ कोई और इसका दोस्त भी होगा या फिर लवर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मर चुकी है और उसके लिए बैठकर यहाँ पर मौन कर रहा है। तुम्हारा जुंची वहाँ से निकलता और जाकर मास्टर से कहता है बुढ़े आदमी क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह रोने धोने से मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं? मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। तो वो मास्टर सुंची से कहते हैं कि काओ फीजून एक बहुत ही बुरी मौत मरा, काओ फीजून की मरने की वजह से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके लिए पेपर मनी जला रहा हूँ। तुम्हारा सुंची वहाँ पर साइड के ऊपर देखता है तो काओ फीजून लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है काओ फीजून की कब्र है। सुंची उसे कहता है कि मास्टर ये बताओ कि ये काओ फीजून था कौन जिसके लिए तुम यहाँ पर बैठकर इसके लिए मौन कर रहे हो, जिसके लिए तुम बैठकर रो रहे हो? वो मास्टर से कहते हैं कि काओ फीजून वेंजिन पीक का मास्टर था और इसी के साथ ही उसे कहते हैं और वो मास्टर कौन था? वो मास्टर मैं हूँ। उसे ये वाली बात कहते हैं कि वो मास्टर मैं हूँ। तुम्हारा जुंजी इस बात से बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम एक इंसान हो या फिर तुम एक भूत हो? यहाँ पर अपने नाम के ऊपर पेपर मनी जलाई जा रही हो, साथ ही तुम कह रहे हो कि काओ फीजून मर चुका है, यानी कि तुम अपने आप से कह रहे हो कि तुम मर चुके हो। तो मास्टर काओ फीजू से कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो लड़की, अब जबकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनी देनी होगी, अब तुम यहाँ पर से कभी नहीं जा सकते। वो जुंजी को उसको गले से पकड़ते हैं और उसे कहते हैं काओ फीजून को कंपनी देने के लिए कोई ना कोई तो वहाँ पर नीचे होना चाहिए, यहाँ पर तुम्हारे जैसे सर्वेंट्स को वहाँ पर भेजने वाला ताकि वो काओ फीजून को जाकर सर्व कर सके। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है कि बुढ़े आदमी पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो? कि मास्टरों से वहीं पर आग के अंदर फेंक देते हैं और कहते हैं जाओ जाकर दूसरी लाइफ में काओ फीजून के साथ अच्छी लाइफ गुजारना, क्योंकि उसे वहाँ पर कंपनी देने के लिए कोई चाहिए। जुंजी ऊपर से नीचे की तरफ फायर के अंदर गिर रहा था। वहाँ जुंजी जलाकर उसे कहता है बुढ़े आदमी ये तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर मुझे आग के अंदर क्यों फेंक दिया? अगर तुम्हारा यहाँ पर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट है तुम्हें उसे अपने आप से कवर करना चाहिए, ना कि यहाँ पर दूसरों को सैक्रिफाइस करना चाहिए। उसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो अपनी प्रेशर की पावर को यूज करते हैं, हमारे जुंजी के ऊपर प्रेशर डालते ताकि जुंजी उस फायर के अंदर से बाहर ना निकल सके और हमारा जुंजी उस फायर के अंदर गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर जल रही होती है। हमारा जुंजी जोर जोर चलाना शुरू कर देता है और कहता है ये आदमी एक ना एक दिन मैं गोश्त बनकर वापस आऊंगा और गोश्त बनने के बाद मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी एस्केपर की एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंची को आग के अंदर फेंक दिया जाता है। वेंजिन पीक के जो मास्टर होते हैं वो हमारे जुंची को आग के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ पर अपनी मौत का वहाँ पर मौन कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसके अंदर पेपर मनी फेंक कर उस आग को जला रही होती है। जुंची को वहाँ पर फेंकने के बाद कहते हैं कि फी काय वहाँ पर बहुत ज्यादा अकेला है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। फीजून को वहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। काय फीजून वहाँ पर बहुत ज्यादा अकेला है और मास्टर काओ फीजू साथ ही
अपनी प्रेशर को भी रिलीज कर रहे होते हैं और अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए झुंची को वहां पर आग के अंदर प्रेस कर रहे होते हैं ताकि झुंची वहां से बाहर न निकल सके। तो हमारा झुंची कहता है कि इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, मैं अपने आप को इसके प्रेशर से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। और हमारे झुंची की बॉडी के अंदर से आग निकल रही होती है, जहाँ तक कि उसकी आंखों और उसके मुंह से भी आग निकल रही होती है। जबकि मास्टर काओ फीजू अभी भी ऊपर खड़े होते हैं और ऊपर से पेपर मनी वहां पर नीचे फेंक रहे होते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी जिंदगी बहुत ही बुरी गुजरी और उसके बाद तुम बहुत ही बुरे तरीके से मर गए। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही ताजा सी सोल को भेजने वाला हूँ। इस लड़के की सोल तुम्हें वहाँ पर दूसरी दुनिया में सर्व करेगी ताकि तुम दूसरी दुनिया में राजा की तरह जिंदगी गुजार सको। साथ ही वो और भी ज्यादा पेपर मनी को वहाँ पर आग के अंदर फेंकता है। तुम्हारा झुंची जो होता है उसकी बॉडी ऊपर से जल रही होती है। तुम्हारा झुंची कहता है यहाँ पर पेपर मनी फेंक रहा है और उस पेपर मनी के ऊपर काफी सारी लाइंस लिखी हुई है। लगता है कि ये बंदा यहाँ पर पेपर मनी के ऊपर फॉर्मेशन बिछाकर इस आग के अंदर फेंक रहा है। इसके साथ ही हमारे झुंची के पास उसकी जो अपनी रेन ड्रॉप के लिए इमेज होती है यानी स्पिरिट इमेज होती है वो बाहर निकल आती है। तुम्हारा झुंची कहता है ये क्या मेरी स्पिरिट इमेज तो अपने आप यहाँ पर बाहर क्यों निकल आई है। इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर जितना भी दर्द होता है वो सारे का सारा चला जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर जितना भी जलने का निशान होता है वो भी खत्म हो जाता है। झुंची इस बात से काफी हैरान होता है, जबकि मास्टर काओ फीजून भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या इस लड़के की बॉडी को आग हर्ट क्यों निकाल रही है। तो फिर मास्टर काओ फीजून जो होते हैं अपने पास से बहुत सारे पेपर मनी निकाल लेते हैं। इतने सारे पेपर मनी का बंडल होता है वो उसे कहते हैं लड़के देखते हैं कि तुम कब तक यहाँ पर बच पाते हो और सारे के सारे पेपर मनी को वहाँ पर फेंक देते हैं और भी ज्यादा आग लगती है। जबकि हमारी झुंची की बॉडी को आग बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रही होती क्योंकि उसके पास जो स्पेशल मार्शल इमेज है वो रेन ड्रॉप है और रेन ड्रॉप जो होती है आग के खिलाफ उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही होती है। और साथ ही हमारा झुंची वहाँ पर उस फायर के ओरा को एब्जॉर्ब कर रहा था क्योंकि उन पेपर मनी के ऊपर रूइंग फॉर्मेशंस थी जिसकी वजह से एनर्जी निकल रही थी, तो एनर्जी हमारा झुंची एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और मास्टर काओ फीजून अभी भी वहाँ पर पेपर मनी फेंक रहे होते हैं। वो कहते हैं मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि ये छोटा कमीना यहाँ पर मेरी सारी की सारी पेपर मनी के अंदर से निकलने वाली एक्चुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। मास्टर जो होते हैं वो अपनी सारी की सारी पेपर मनी को वेस्ट कर बैठते हैं। तो वो कहते हैं इतना काफी है, लगता है कि इस बार जो लड़का मर गया होगा। लेकिन हमारा झुंची वहाँ पर बड़ी आराम से उस आग को एब्जॉर्ब किया जा रहा था। वो आग के अंदर बड़े आराम से लेटा होता है और साथ ही उस सारी आग को एब्जॉर्ब कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है कि रेन ड्रॉप वाली मार्शल स्पिरिट वो उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है। मास्टर चिल्लाकर कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। यहीं पर हमारे मोटू को भी दिखाते हैं तो चीबू पैंग वहीं पर छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है ये क्या, ये लड़का अभी तक चीख चिल्ला क्यों नहीं रहा। तो लगा था कि अब तक वो लड़का वहाँ पर चीख रहा होगा और चिल्लाते हुए मर गया होगा क्योंकि मास्टर उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होंगे। मास्टर भी वहाँ पर चीबू पैंग को देख लेते हैं। वो चीबू पैंग से कहते हैं ये लड़का कौन है और यहाँ पर कैसे आया, तुम इस लड़के को कहाँ से पकड़ कर लाया। तो चीबू पैंग वहाँ पर मास्टर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो प्लीज मुझे माफ करना, ये वही बेवकूफ है जो आपका डिसेबल बनने के लिए खुद ही यहाँ पर चल कर आया है। ऊपर से जो 9 मिस्टीरियस थंडर इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी इसके ऊपर काम नहीं की। तो उसके मास्टर जी वाली बात सुनने के बाद अपने पास एक और चार्म निकालते हैं और उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस लड़के के पास काफी सारे स्किल्स हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि चीबू पैंग उनसे कहता है लेकिन मास्टर इसको मत इस्तेमाल करिए, तो ब्लैक गोल्ड रूइन पेपर है, अगर यहाँ पर इसको जलाया जाए तो इसकी मदद से तो हम लोग गॉड्स की सोल को भी जला सकते हैं। फिर तो ये तो एक काम सा लड़का है, मुझे लगता है कि इस लड़की की पूरी बॉडी यहाँ पर बिलिट्रेट हो जाएगी, इसकी तो हाथ भी नहीं बचेगी। मास्टर काओ फीजन जो होते हैं वो अपने पास उनके पास जो आखिरी ब्लैक गोल्ड वाला वो टलिस्मन होता है वो टलिस्मन को वहाँ पर आग के अंदर फेंक देते हैं। जबकि हमारा झुंची अभी भी वहाँ पर काफी सा खुश हो रहा होता है। झुंची कहता है कि मैं यहाँ पर सारी फ्लेम को अपनी सोल को कंडेंस करने के लिए यूज कर सकता हूँ, जितनी फ्लेम है सारी की सारी फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्पेशल टलिस्मन की मदद से जब वहाँ पर और ज्यादा फायर होती है तो हमारा झुंची उस फायर को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। चीबू पैंग कहता है मास्टर मुझे नहीं लगता कि फायर इसके ऊपर काम करेगी। ये लड़का यहाँ पर जलने की बजाय पहले से ज्यादा खुश होता जा रहा है जैसे कि इसे यहाँ पर इनाम मिल गया हो। मास्टर वहाँ पर सोच रहे होते हैं ब्लैक गोल्ड रूइन पेपर भी इस लड़के के ऊपर काम नहीं किया, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। इसी के साथ ही मास्टर वहाँ पर अपनी फायर पावर को वहाँ पर रिट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारा झुंची कहता है ये क्या, अचानक से फ्लेम्स कहाँ पर चली गई। झुंची की जितनी फ्लेम्स होती है वो सारी की सारी चली गई। तुम्हारा झुंची कहता है क्या मास्टर तुम यहाँ पर मुझे और ज्यादा जलाने की कोशिश नहीं करोगे। झुंची वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके गिरने के बाद मास्टर कहते हैं दफा हो जाओ। जबकि हमारा झुंची वहाँ पर से बाहर निकलने के बाद फिर से भागता हुआ अपने मास्टर के पास ही आता है और उसे कहता है कि मास्टर
मास्टर मुझे यहाँ पर दोबारा से जलाओ, क्या तुम मुझे फिर से टॉर्चर करना चाहते हो? हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा दिल कर रहा है मुझे टॉर्चर करने का, यहाँ पर मुझे दोबारा से टॉर्चर करो। जबकि मास्टर वहाँ पर सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसे यहाँ पर टॉर्चर करूँ, मैं इसे टॉर्चर कैसे करूँ, ये तो मेरी सारी की सारी फायर की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। जबकि चीबू पेंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं और मेरा दूसरा ब्रदर हुआ मेरिन, हम दोनों ही यहाँ पर आग से बहुत ज्यादा डरते हैं। मास्टर हर बार हमें यहाँ पर आग के साथ टॉर्चर करते हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आने से डरते हैं और मैं इस लड़के को यहाँ पर लेकर आया था ताकि टॉर्चर से हम लोग बच सके। लेकिन ये लड़का तो आग से बिल्कुल भी नहीं डरता। तो मास्टर काओ फिजो हमारे जुंची से कहते हैं, लड़के बताओ क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहते हो? तो हमारा जुंची आगे बढ़ता है और उसे कहता है, हाँ मास्टर मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता हूँ, ये बात वाकई में सच है, इसी वजह से तो वेंसिम पी के ऊपर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा मास्टर बन सकूँ, प्लीज मुझे अपना मास्टर बना लो। मास्टर काओ फिजो हमारे जुंची से कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बना सकता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगा? तो चीबू पेंग हमारे जुंची से कहता है, की बात बिल्कुल ठीक है, मास्टर ने अपने आप से वादा किया था कि वो दोबारा जिंदगी में कभी भी किसी को अपना डिसाइपल नहीं बनाएंगे, वजह से तुम्हें यहाँ पर कोई और मास्टर ढूंढना होगा, जाओ जाकर कोई और मास्टर ढूंढो। तो हमारा जुंची कहता है, जितने टैलेंट्स मेरे पास है इतने टैलेंट्स के साथ मुझे अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बनाना चाहते, इन्हें तो मुझे अपना स्टूडेंट बना लेना चाहिए। चीबू पेंग उसे कहता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मास्टर तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेंगे? मास्टर कभी भी अपने आप से किए हुए वादे को नहीं तोड़ने वाले, मास्टर यहाँ पर तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेते हैं तो फिर मैं बाहर जाकर पोटी खाऊंगा। इसी के साथ ही मास्टर काओ फिजो वहाँ पर कहते हैं, चलो ठीक है मैं यहाँ पर फैसला सुनाता हूँ कि मैं जुंची को अपने डिसाइपल बनाने को तैयार हूँ। ये बात सुनते बेचारे चीबू पेंग के तो होश उठ जाते हैं क्योंकि अब उसे वहाँ पर पोटी खानी पड़ेगी। वो चिल्लाकर कहता है, मास्टर ये तुमने क्या कर दिया? मास्टर क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते थे? साथ ही वो रोता हुआ आगे बढ़ता है और मास्टर से कहता है, मास्टर ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर प्लीज अपनी आवाज को अपने अल्फाज को वापस ले लो, भाई तुम अपने डिसाइपल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो मास्टर काओ फिजो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं, चीबू पेंग की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर फायर पिट के अंदर जाना चाहते हो? तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं मास्टर मैं फायर पिट के अंदर नहीं जाना चाहता, जो शर्त लगाई थी ठीक है मैं बाहर जाकर पोटी खा लेता हूँ। और वो भागता बाहर चला जाता है। तो मास्टर काओ फिजो उसके वहां से चले जाने के बाद हमारे जुंची के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे वहां से बाहर फेंकने लगे और उसे कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर जो असेसमेंट टेस्ट होगा वो टेस्ट चीबू पेंग लेगा, जाओ जाकर चीबू पेंग से बात करो, वही तुम्हारा टेस्ट लेने वाला, चाहे वो जो भी टेस्ट हो तुम्हें उस टेस्ट को पास करना होगा, उसी के बाद तुम मेरे फाइनल डिसाइपल बन पाओगे। हमारे जुंची को उठाकर बाहर पटक दिया जाता है, जबकि बेचारा चीबू पेंग जो होता है वो बाहर पोटी खा रहा होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा गंदी है। हमारे जुंची बाहर गिरने के बाद उठता है और उठने के बाद चीबू पेंग से कहता है, तो ब्रदर चीबू पेंग मास्टर ने कहा कि तुम यहाँ पर मेरे लिए एंट्री टेस्ट को अरेंज करने वाले हो, बताओ कि तुम मेरा कौन सा एंट्री टेस्ट लेने वाले हो? चीबू पेंग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा सीनियर ब्रदर यहाँ पर है ना, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सिंपल सी टास्क ढूंढने वाला हूँ, तुम्हारा टेस्ट बहुत ज्यादा आसान होगा, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर से कुछ ढूंढना स्टार्ट करता है, वो काफी देर तक वहाँ पर ढूंढता रहता है और उससे कहता है मैंने उसे कहाँ पर रख दिया, जबकि हमारा जुंची भी वहाँ पर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। हमारा जुंची कहता है, ये बंदा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है कि ये मुझे कोई बहुत ही ऑकवर्ड सा मिशन देने वाला है। तुम्हारा जो चीबू पेंग होता है वो थोड़ी देर ढूंढने के बाद वहाँ पर से एक लव लेटर निकालता है जो कि पिंक कलर का होता है। वो कहता है मुझे मिल गया और उस लेटर को सामने की तरफ करते हुए जुंची से कहता है, जुंची तुम्हें बस इस लेटर को जाकर डिलीवर करना है, तुम्हें करना क्या है, लॉन्गशू पीक के 3rd हॉल में जाना है, वहाँ पर जाकर जो लड़की होगी उस लड़की को जाकर ये वाला लेटर दे देना और इस तरह तुम्हारा टेस्ट पास हो जाएगा। तुम्हारा जुंची उसके हाथ से लेटर लेता है और उससे कहता है, ब्रदर इस लेटर को देखकर, इसका कलर और इसके ऊपर लगे हुए दिल को देखकर तो लगता है कि ये दिल का मामला है, फिर ठीक है मैं अपने सीनियर ब्रदर की यहाँ पर मदद कर देता हूँ और साथ ही मेरा टेस्ट भी पास हो जाएगा, ठीक है मैं ये कर दूंगा। तो उसे कहता है, हाँ ये दिल का ही मामला है, जाओ इस टेस्ट को पूरा करो। तुम्हारा जुंची कहता है, सीनियर ब्रदर परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी गया और अभी आया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग जिसके ऊपर के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची उसे एक नया टास्क मिला है। ब्रदर चीबू पेंग उसे अपने पास से लव लेटर देता है और उसे कहता है कि लॉन्गशू पी के 3rd हॉल में जाओ, जाकर एक लड़की को ये लेटर देकर आओ, तुम्हारा इंटर टेस्ट पास हो जाएगा। हमारा जुंची लेटर लेकर वहाँ पर से निकल पड़ता है, जबकि उसी वक्त ब्रदर मेरिन वहाँ पर आता है और उसे कहता है, चीबू पेंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी टास्क बहुत ज्यादा सिंपल है, इतनी सिंपल टास्क तुमने उसे क्यों दी, तुम्हें उसे मुश्किल टास्क देनी चाहिए थी। चीबू पेंग उसे कहता है कि ब्रदर परेशान
परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे इतनी सिंपल टास्क कैसे दे सकता हूँ। ये टास्क बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, मुझे तो लगता है कि वो इस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाएगा, वो फेल होने वाला है। रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा शुंची जो होता है वो भागता हुआ थर्ड हॉल की तरफ जाता है, जहाँ पर पीक के ऊपर थर्ड हॉल वो बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए चढ़ जाता है। बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर जब वो जाता है तो अंदर उसे अपना ब्रदर भी दिखाई देता है। ब्रदर डू कीजी वहाँ पर दिखाई देता है, जो कि दो लड़कियों के पोस्टर लगाकर खड़ा होता है। शुंची ये देखकर काफी हैरान होता है। माँ शुंची कहता है ये क्या ब्रदर डू को तो देखो, उसे किस तरह की मोटी मोटी लड़कियां पसंद है, ये लड़कियां तो किसी एंगल से भी खूबसूरत दिखाई नहीं देती। माना शुंची वहीं पर छुप कर देख रहा होता है। ब्रदर डू वहाँ पर क्या कर रहा था, उसने दो लड़कियों के पोस्टर रखे होते हैं, साथ ही आग जलाई होती है और वहाँ पर पेपर मनी रखकर बैठा होता है। साथ ही वो बेचारा रो रहा था और कहता है कि ब्रदर शुंची, हालांकि हम दोनों एक दूसरे से मिले हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन ब्रदर शुंची मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए पेपर मनी जलाने वाला हूँ और ऊपर से मेरी कलेक्शन में से सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को मैं तुम्हारे लिए जलाऊंगा ताकि तुम्हारे पास वहाँ पर दूसरी दुनिया में जा सके। मरने के बाद तुम बेचारे बहुत ज्यादा अकेले हो गए, तो तुम मेरी इन दोनों लड़कियों के साथ दूसरी दुनिया में मजे कर सकते हो। वहाँ पर पेपर मनी को जला रहा था, वहाँ शुंची उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। तो मोटू जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कौन है जहाँ पर। तो माना शुंची वहाँ पर उसके सामने मरने का नाटक करता है जैसे कि वो कोई भूत हो। माना शुंची उसके सामने भूत बनने का नाटक करते हुए से कहता है कि ब्रदर डू, मैं दूसरी दुनिया में बहुत ज्यादा अकेला हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। तो डू बहुत ज्यादा डर जाता है, वो चिल्लाता हुआ दूर जाकर बैल्कनी के पास खड़ा हो जाता है, जबकि हमारा शुंची थोड़ी देर के लिए उसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटता है क्योंकि वो बेचारा डरा होता है और शांत नहीं हो रहा होता। उसे पीटने के बाद हमारा शुंची उसे कहता है कि मुझे ये बताओ, वाकई में वेंसिंग पीक जो है वो एक डेथ पैलेस की तरह है, यानी कि जो भी वहाँ पर जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। तो मोटू से कहता है हाँ ब्रदर, बिल्कुल ऐसी ही बात है, जहाँ तक कि बीटा पवेलियन के कुत्तों को भी ये बात अच्छी तरह से पता है और बीटा पवेलियन के कुत्ते भी उस तरफ नहीं जाते, वेंसिंग पवेलियन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाते। लगता है कि सीटू ज़ैंगटिया ने सब कुछ जानबूझकर तुम्हारे साथ किया है, एल्डर सीटू ने तुम्हें वहाँ पर भेजा था। तुम्हारा शुंची कहता है लेकिन एल्डर सीटू के साथ तो मेरा कोई झगड़ा भी नहीं है, तो फिर एल्डर सीटू ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया होगा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है तो मैंने असेसमेंट टेस्ट में किया था, यानी इंटरव्यू टेस्ट में मैंने जो कुछ भी किया था, मुझे लगता है कि एल्डर सीटू को उस बारे में पता चल चुका है, इसी वजह से उसने मुझे मारने की कोशिश की है। तो मोटू डू हमारे शुंची से कहता है कि ब्रदर शुंची, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन के बाद मैं तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे दूंगा मास्टर सीटू के बारे में, और उनके बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी तुम्हें दूंगा। में अगले दिन लाइब्रेरी का दिखाया जाता है। हमारा शुंची डू किसी के साथ लाइब्रेरी में बैठा होता है, वो उसे कहता है कि हम लोग लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो ब्रदर डू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर आया क्योंकि हमारे जो हॉस्टल की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है वो यहाँ पर आने वाली है, पवेलियन की नंबर 1 ब्यूटी जिसका नाम जिंगजी है। जिंगजी यहाँ पर आएगी, देखना उसे देखा तो तुम्हारी भी लार टपकना शुरू हो जाएगी। तुम्हारा शुंची उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे कितनी खूबसूरत लड़की हो, मिस्टर जुआन और इसके साथ साथ यंग मिस जैन की तरह तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो सकती, वो कितनी खूबसूरत होगी। उसी के साथ ही वो लड़की वहाँ पर आती है, जिंगजी वहाँ पर अपीयर होती है तो सबसे पहले हमारा शुंची वहाँ पर लार टपकाना शुरू करता है, उसके नाक से ब्लड भी बह रहा होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तो जिंगजी भी सामने की तरफ चलती हुई हमारे शुंची की तरफ ही आगे बढ़ रही होती है, जबकि मोटू कहता है ये क्या, ये तो हमारी तरफ ही आगे बढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी खूबसूरती को देखकर इस तरफ आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत और मेरा यूनिक टेम्परामेंट देखकर उसे बहुत ज्यादा पसंद आया है। हमारे शुंची को अपने मोजे की स्मेल आ रही होती है। हमारा शुंची कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह स्मेल आ रही है, पता नहीं उसे हमारा टेम्परामेंट कहाँ से फील हो रहा है। तो ब्रदर डू किसी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद से कहता है सिस्टर शी जिंगजी मेरा नाम। जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ ही शी जिंगजी उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसे पीछे की तरफ धक्का देती है, जिससे बेचारा डू काफी दूर जाकर गिरता है। कहते हैं कि तुम रास्ते से दूर हट जाओ, मैं यहाँ पर इस लड़के से बात करने के लिए आई हूँ। तो शी जिंगजी अपने हाथ में लेटर लेकर आती है, ये वही लेटर होता है जो कि हमारे शुंची ने से दिया था। वो शुंची के सामने लेटर करते हुए कहती है ब्रदर शुंची दोबारा जिंदगी में कभी भी इस तरह का काम मत करना और मुझे लेटर देने के बारे में सोचना भी मत। शुंची उस लेटर को उठाता है, जैसे वो उस लेटर को उठाता है तो वो एक लव लेटर होता है। तुम्हारा शुंची कहता है ये किस किस्म का लव लेटर है। ब्रदर चीबू पैंग को तो लव लेटर लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, ये तो बहुत ही घटिया लव लेटर है। शुंची इस लेटर को अपने हाथ में पकड़ने के बाद जिंगजी से कहता है सिस्टर मुझे बताओ कि ये लेटर किसने तुम्हारे लिए भेजा है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम अभी भी यहाँ पर मेरे सामने नौटंकी कर रहे हो। यहाँ पर इस लेटर के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ लिखने के बाद अब यहाँ पर सभी लोगों के सामने भोला बनने का नाटक मत करो, ये लेटर तुमने लिखा है। जबकि मोटू उस लेटर को उठाता है और उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। लेटर वाकई में काफी ज्यादा घटिया राइटिंग में लिखा होता है। चलो लव लेटर तो ठीक होता है कि वो बार बार उसमें लव यू कह रहा है, लेकिन एंड के ऊपर धमकी भी लिखी होती है और लिखा होता है कि अगर तुम मेरे
साथ नहीं रहोगी तो फिर तुम किसी के साथ भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि सभी लड़के ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, उनमें से कुछ उल्टी कार्य होते हैं और कहते हैं ये किस किस्म का लव लेटर है, ये तो एक बहुत ही घटिया किस्म का लव लेटर है। इस तरह का लव लेटर कौन अपनी माशूक को लिखता है। ऊपर से एंड के ऊपर धमकी भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर इसके गुलाम है और इसे इसके साथ ही रहना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती का प्यार हुआ। हमारा मोटू जो होता है वो उस लेटर को पीछे की तरफ घुमाता है तो लेटर के पीछे हमारे जुंची का नाम लिखा होता है। तो वो कहता है ब्रदर जुंची ये क्या बकवास है, तुम इतना ज्यादा घटिया लेटर कैसे लिख सकते हो। तुम्हारा जुंची उसे कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस तरह का लेटर क्यों लिखूंगा। मोटू जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हें ये सारे काम इस तरह नहीं करने चाहिए, तुम्हारी राइटिंग बहुत ज्यादा बुरी है और ऊपर से तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो जुंची से कहता है कि ब्रदर जुंची तुम मुझे अपना ब्रदर कहते हो, लेकिन तुम अकेले में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अकेले किसी लड़की को लेटर कैसे लिख सकते हो जबकि तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो जुंची कहता है मैंने कहा ना कि मैंने ये लेटर नहीं लिखा। जबकि ब्रदर डू से कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ क्योंकि तुम यंग हो, तुम खूबसूरत लड़कियों के पीछे हो, इसी वजह से तुमने इसे लेटर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा जुंची गुस्सा हो रहा था और कहता है ब्रदर मोटू पता नहीं तुम क्या समझ रही हो, लेकिन एक बार यहाँ से निकलने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हारे जुंची के पास अब और कोई भी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि लेटर के पीछे उसका नाम लिखा होता है। तुम्हारा जुंची कहता है अच्छा ठीक है मैं मान लेता हूँ कि ये लेटर मैंने लिखा है। वो ये वाली बात करता है तो जिंगशी वहाँ पर खड़े लड़कों से कहती है तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हो। तो वो सभी लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो एक बहुत ही बड़ा बेशर्म है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी गॉडेस को यहाँ पर लेटर लिखने की, ऊपर से इसने यहाँ पर गॉडेस को जान से मारने की धमकी भी दी है, हम इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सभी लोग गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हिम्मत कैसी हुई हमारी गॉडेस को लेटर लिखने की, तुमने हमारी गॉडेस को लेटर क्यों लिखा। वो सभी लोग जब उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं तो हमारा जुंची काफी गुस्सा हो जाता है और एक पंच मारता है जिससे पावर रिलीज होती है और सभी के सभी उठते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कुछ तो ऊपर वाली छत को तोड़कर बाहर ही गिर जाते हैं। जुंची सभी से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि जिंगशी भी इस बात से काफी हैरान होती है कि ये लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी के साथ ही हमारा जुंची अपने पास एक लेटर निकालता है और उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे लेटर को पढ़ो, ये लेटर मैंने लिखा है, चलो देखते हैं कि तुम्हें मेरा लेटर पसंद आता है कि नहीं। वो लेटर मैंने नहीं लिखा था। जबकि जिंगशी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है नहीं मुझे तुम्हारा लेटर नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, दोबारा मुझे इस तरह का लेटर मत लिखना, इस तरह कंटिन्यू मत करना। जिंगशी वहाँ से चली जाती है। जिंगशी के वहाँ चले जाने के बाद मोटू हमारे जुंची से कहता है ब्रदर जुंची तुम्हारा यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है, जिंगशी तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना मैं लेटर लिख कर इस लड़की को पटाने वाला हूँ। राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं राइटिंग स्किल के साथ इस लड़की को पटा लूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो होता है वो काफी दिनों का दिखाया जाता है, यानी कि हर रोज हमारा जुंची एक लेटर लिखता है, हर रोज एक लेटर लिखता है। जिंगशी के पास टेबल के ऊपर लेटर्स की भरमार हुई पड़ी होती है, लेकिन उसने अभी तक किसी भी लेटर को खोलकर देखा नहीं होता। वो सोच रही होती है पता नहीं ये लड़का कैसे गिव अप करेगा, ये रोजाना मुझे एक लेटर भेज रहा है। तो इसी के साथ ही वो एक लेटर को खोलती है। उस लेटर को खोलकर जैसे वो उसको पढ़ती है तो उसके ऊपर हमारे जुंची ने कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ पोएम्स लिखी होती है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। ये सुनने पढ़ने के बाद जुंची भी शर्माना शुरू कर देती है, जैसे कि उसे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई हो। उसे यहाँ पर हमारे जुंची से प्यार हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जुंची आराम से खड़ा होता है। तो मोटू भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है ब्रदर तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया। तुम्हारा जुंची उसे कहता है हाँ बताओ तुम कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो। तो उसी वक्त वहीं पर सांस लेने के लिए नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी दूर से भागता हुआ था। वो उसे कहता है कि सीटू ज़ेंटियान के बेटे ने ये क्लेम किया है कि उसने हिमली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर ली फेंग की जान ली है। मास्टर का नाम सीटू ज़ेन है और सीटू ज़ेन को इसी वजह से कोड सैपल की पोजीशन के ऊपर प्रमोट कर दिया गया। ये बात सुनने के बाद हमारा जुंची चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग मेरे क्रेडिट्स को कैसे ले सकते हैं क्योंकि ली फेंग को तो मैंने मारा था। मोटू हमारा जुंची से कहता है ब्रदर कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, तुम ली फेंग को कैसे मार सकते हो। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकता, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सीटू ज़ेंटियान और उसके बेटे सीटू ज़ेन ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो क्या लगता है कि वो लोग मेरा क्रेडिट ले सकते हैं, ली फेंग को मैंने मारा था और वो लोग ली फेंग को मारने का क्रेडिट मुझसे नहीं ले सकते। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 26 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंची अपने क्रेडिट को वापस ले पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। दी एस्केपर के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारे जुंची को पता चलता है कि उसके क्रेडिट को किसी ने चोरी कर लिया है, जो कि सीटू ज़ेंटियान का बेटा है। सीटू ज़ेन ने यहाँ पर उसके क्रेडिट को चोरी किया और वो कोड सैपल बन गया। तुम्हारा जुंची मोटू की बात सुनने के बाद से कहता है कि मुझे ये बताओ कि इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो मोटू से कहता है मास्टर सीटू ज़ेंटियान इस वक्त मैरो वॉशिंग राम में है, जबकि उनका बेटा जो है वो अपनी स्पिरिचुअल राम की पीक पर हो सकता है। जुंची उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के साथ आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं इन दोनों
दोनों कमीनों को आज मार डालूंगा। दोनों बाप बेटा की हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरे पास से मेरा क्रेडिट लेने की। उन्हें क्या लगता है कि वो ली फेंग को मारने का क्रेडिट लेकर तो जैन को कोल्ड एप्पल बना सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मोटू अभी भी उसे कह रहा होता है कि ब्रदर रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। साथ ही वो सोच रहा होता है लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इसके लिए जो पेपर मनी बचा कर रखे थे वो वाकई में जलाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये सीटू जेंट यहाँ से पंगा लेगा फिर तो ये मरेगा। सीन में सीटू हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर सीटू अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। अपने बेटे से कहते हैं लड़के तुम्हें बोझदा बताइयो कि तुम्हें कोल्ड एप्पल बन गए हो, जबकि उनका बेटा उनसे कहता है फादर ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया, अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो मैं यहाँ पर कोल्ड एप्पल नहीं बन पाता। मास्टर सीटू से कहते हैं कोल्ड एप्पल बनने के बाद तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी मैरो वाशिंगटन में पहुंच जाओगे। तो बेटा उसे कहता है कि फादर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सारे अरेंजमेंट्स आप ही के हैं। फिर साथ ही वो अपने फादर से कहता है फादर लेकिन अगर वो लड़का कहीं से वापस चला आता है और वापस आने के बाद हमारे राज को एक्सपोज कर देता है तो फिर क्या होगा? मास्टर से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उस लड़के को वेंजिन पीक के ऊपर भेजा था। वेंजिन पीक के ऊपर जाने के बाद से कोई भी वापस नहीं आता और वो लड़का अब तक या तो मर चुका होगा या फिर मास्टर का फ्यूजन कहते चढ़ चुका होगा। इसी के साथ ही एक लड़का बाहर से भागता हुआ अंदर आता है और उसे कहता है कि मास्टर सीटू एक बुरी खबर है, मास्टर सीटू जुंची वापस आ चुका है, अभी तक मरा नहीं है। ये बात सुनने के बाद दोनों ही बाप बेटा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो सीटू जैन अपने फादर से कहता है फादर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब क्या करेंगे? थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहती है मैं चाहता हूँ कि तुम अभी फिलहाल के लिए बाहर जाओ, बाहर जाकर सभी लोगों के सामने जानबूझकर उस लड़के के साथ फाइट मोल लो, सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाए तुम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। उसके बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों की फाइट के बाद स्ट्रॉन्ग कौन है। हम लोग उस लड़के को आसानी से डिस्कार्ड कर सकते हैं, उस लड़के को आसानी से मारा जा सकता है। तो फादर उसे कहते हैं यही तुम्हारे पास एक मौका है, अपने आप को साबित करो। तो जैन अपने फादर से कहता है ठीक है फादर मैं अभी जाता हूँ, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगा। में लॉन्गशू पीक का दिखाया जाता है। लॉन्गशू पीक के बाहर हमारा जुंजी जब वहां पर पहुंचता है तो इसी वक्त ऊपर से काफी सारे डिसाइपल्स निकल रहे होते हैं, जबकि सीटू जैन भी सामने से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा होता है। तो हमारा जुंजी कहता है कि अभी मुझे जाकर पवेलियन पैट्रियार्च से इस बात की शिकायत लगानी होगी कि ये लोग यहाँ पर मेरे साथ स्कैम कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर अपने बेटे को कोल्ड एप्पल बना लिया, जबकि ये सारे का सारा क्रेडिट मेरा था। जैसे वो चलता हुआ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, सीटू जैन उसके साथ टकराता है। टकराने के साथ ही गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम्हारे अंधे तो नहीं हो, आंखें लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे हिट कर रहे हो, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और मेरे सामने माफी की भीख मांगो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जुंजी पीछे की तरफ घूमता और उसे कहता है योर एक्सीलेंसी मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम सीटू जैन और तुम जानबूझकर यहाँ पर मेरे साथ झगड़ा मोल लेना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं कोई तुम्हें बेवकूफ दिखाई देता हूँ, तुम जानबूझे ये सब कुछ कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी स्कैम को सभी लोगों के सामने एक्सपोज न कर दूं। सीटू जैन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे तुम्हारी कुछ भी समझ नहीं आ रही। जुंजी आगे की तरफ बढ़ता है, उसके करीब चला जाता है और उसे कहता है क्या तुमने वाकई में ली फेंग को मारा था? नहीं तुमने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा था। तो वहीं पर पास एक लड़का खड़ा होता है, वो ये बात सुनने के बाद कहता है क्या ये बात वाकई में सच है कि सीटू जैन ने ली फेंग को नहीं मारा? इसने ली फेंग को नहीं मारा तो ली फेंग को किसने मारा है? साथ ही दूसरी तरफ दो लड़के खड़े होते हैं, उनमें से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि सीटू जैन ने ही फेंग को मारा है, क्योंकि ली फेंग को मारने की स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ सीटू जैन में है। सीटू जैन हमारा जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये ली फेंग को आसानी से मार सकता है। ये दूसरा लड़का यहाँ पर झूठ बोल रहा है। सीटू जैन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि काफी सारे लोग उसके साथ भी हैं, तो उसका यहाँ पर हौसला काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो हमारे जुंजी से कहता है यहाँ पर सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सीटू जैन ने ही ली फेंग को मारा है। हिमालय फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर की जान मैंने ली है, सभी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि तुम क्या ही कर लोगे, तुम इस बात को कैसे साबित करोगे, इस बात को कैसे साबित करोगे कि ली फेंग को तुमने मारा है, मैंने नहीं मारा? जुंजी वहीं पर अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है मुझे यहाँ पर किसी के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं कर सकता? जुंजी अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर सीटू जैन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सोच रहा होता है ये लड़का अभी स्पिरिचुअल राम में पहुंचा है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होगी, जबकि मैं स्पिरिचुअल राम की पीक पर पहुंच चुका हूं, तो मैं तो इसे यहाँ पर आसानी से हरा सकता हूँ, सभी लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये लड़का झूठ बोल रहा था। तो वो भी अपने पंच को रेडी करता है, दोनों ही अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। दोनों के पंचेस के टकराने के बाद वहां पर एक बहुत ही पावरफुल जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के बाद दिखाते हैं कि सीटू जैन जो होता है वो बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का मुझसे बेहतर कैसे है? शुंची उसी फायर के अंदर से जंप करते हुए उसके पीछे निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्पिरिट राम की पीक पार हो तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो? शुंची वहां पर से निकलने के बाद उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, जबकि बाकी ये सभी लोग वहां पर खड़े देख रहे होते हैं, वो सभी लोग तमाशा देख रहे होते हैं। वैसे एक लड़का कहता है कि बीटा पवेलियन में जहाँ पर जो डिसाइपल्स हैं वो आपस में फाइट नहीं
नहीं कर सकते, फिर ये लोग यहाँ पर आपस में फाइट कैसे कर सकते हैं। दूसरा लड़का कहता है कि जुंची ने यहाँ पर बड़ी आसानी से सीटू जेन को हरा दिया, उसे बुरी तरह से यहाँ पर नाकाम कर दिया है। तीसरा लड़का कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सीटू जेन ने ली फेन को मारा है। अगर सीटू जेन ने ली फेन को मारा होता तो वो यहाँ पर जुंची को क्यों नहीं हरा पा रहा। हमारा जुंची सीटू जेन को काफी बुरी तरह से पीटता है, लेकिन सीटू जेन आगे से उसे कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं कोड सैपल बन चुका हूँ और पैट्रियट ने यहाँ पर पर्सनली इस बात को रिकॉग्नाइज किया और मुझे कोड सैपल बनाया है। तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, चाहे मुझे मार डालो, तब भी ये बात नहीं बदलेगी। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है। फिर साथ ही जुंची जाकर बेल के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे बीटा पवेलियन में यहाँ पर एक और तरीका है कोड सैपल बनने का, अगर मैं उस तरह कोड सैपल नहीं बन पाया तो इस तरह कोड सैपल बनूंगा। जुंची कहता है कि अब इस बेल को बजाना होगा और इसी के साथ ही जुंची अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने पांचवें पावर को रिलीज करने के बाद वो बेल के ऊपर पंच मारता है। जैसे वो बेल के ऊपर पंच मारता है तो उसी के साथ ही बेल वहां पर बजती है और इसके अंदर जबरदस्त रंगें निकलती हैं। टोंगशू पीक के ऊपर सभी लोगों को वो बेल सुनाई देती है, जहां तक कि दूसरी पीक्स के ऊपर भी वो जो बेल होती है वो सुनाई देती है। पवेलियन के एल्डर बीटा पवेलियन के पैट्रियट जहां पर बैठे होते हैं उन सभी को भी आवाज सुनाई देती है। वो सभी लोग कहते हैं ये क्या, किसी ने कोड सैपल बनने के लिए असेसमेंट टेस्ट के लिए बेल को बजाया है। सभी लोग भागते हुए लॉन्गशू पीक की तरफ भागते हैं, ड्रैगन पीक की तरफ भागते हैं ताकि वहां पर जाकर देख सकेंगे बेल को किसने बजाया। वो लोग कहते हैं 100 साल में किसी ने भी इस बेल को नहीं बजाया, क्योंकि वो असेसमेंट टेस्ट जो है बेल को बजाने के बाद कोड सैपल बनने के लिए जो टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस टेस्ट को दे सके। चल के देखते हैं कि आखिर बेल को बजाने की हिम्मत किसने की है। यहीं पर बीजुन पीक के मास्टर को भी दिखाते हैं। बीजुन पीक के मास्टर जो कहते हैं किसी डिसाइपल ने बेल को बजाया, चलो चल के देखते हैं ऐसा कौन सा लड़का है जिसने यहाँ पर बेल को बजाकर अपनी मौत को दावत दी है। तो जेंटियान भी अपने एक रूम में होते हैं और वो कहते हैं ये कौन सा बेवकूफ है जिसने बेल को बजा दिया। पिछले 100 साल में यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं हो सका जो कि असेसमेंट टेस्ट को पास कर सका हो, चलो चल के देखते हैं। तो डू किसी भी भागता हुआ उसी तरफ आता और कहता है मैंने सुना है कि बेल को बजाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिसाइपल्स ऐसे थे जो कि कोड सैपल बन पाए, बाकी के सभी लोग जितने लोगों ने बेल को बजाकर टेस्ट देने की कोशिश की वो सभी के सभी मर चुके हैं। ये पूरी हिस्ट्री की बात हो रही है जब से ये बेल यहाँ पर लगाई गई है। और यहीं पर जिंगजी को भी दिखाते हैं। जिंगजी कहती है किसी ने बेल बजाई है, चलो मैं भी चल के देख कर आती हूँ। तो सभी लोग भागते वहां पर आते हैं। वहां पर आने के बाद वो कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये लड़का काफी सा कमजोर सा दिखाई देता है। सीटू जेन भी चलाकर उसे कहता है हाथ में पता भी है कि यहाँ पर इस बेल को बजाने के बाद क्या होता है। इस बेल को बजाने के बाद अब यहाँ पर तुम्हें लाइफ एंड डेथ खेलनी पड़ेगी। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे कोड सैपल बनना है, मैं कोड सैपल बनकर दिखाऊंगा। एक बार मैं कोड सैपल बन जाऊं उसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे फादर ने यहाँ पर जो स्कैम किया है उसके ऊपर से पर्दा हटाऊंगा। इसी के साथ ही वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है कि सभी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। बीजुन पीक के मास्टर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और साथ में उनके 2 एल्डर्स भी होते हैं। वो लोग वहाँ पर आते हैं तो सभी लोग झुककर उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मास्टर बीजुन वहाँ पर आने के बाद कहते हैं किसने यहाँ पर बेल बजाई है, किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि उसने यहाँ पर बेल को बजा दिया। जुंची उनके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मेरा नाम जुंची और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस असेसमेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, मुझे कोड सैपल बनना है। तो मास्टर बीजुन से कहते हैं कि बहुत सारे बहादुर डिसाइपल्स ने बेल को बजाया और इस टेस्ट को देने के लिए गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सका। तुम्हें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 ही कोड सैपल बनने के बाद बाहर आए थे। क्या तुम ये टेस्ट देने को तैयार हो? तुम्हारा जुंची कहता हाँ डिसाइपल इस टेस्ट को देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? एस्केपर के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंची बेल को बजा देता है क्योंकि वो कोड सैपल बनना चाहता है, तो इसी वजह से वो टफ टेस्ट देने को तैयार होता है। तो मास्टर बाइजुन वहां पर पहुंच जाते हैं। तो बाइजुन पहुंचने के बाद कहते हैं कौन है जहाँ पर जिसने यहाँ पर बेल को बजाया और कोड टेस्ट देने को तैयार है। वो जुंची से पूछते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो? हमारा जुंची कहता है हाँ मैं वाकई में श्योर हूँ। साथ ही हमारा जुंची सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर इस चैलेंज को फेस नहीं कर सकता तो फिर मैं इस लायक कैसे बनूंगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकूं कि मैं गैलेक्सी को पार करके वापस अपनी अर्थ पे अपनी मॉम डैड के पास जा सकूं। तो मुझे ये वाले छोटे मोटे टेस्ट तो पास करने ही पड़ेंगे। इसी के साथ ही मोटू डू भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि लॉर्ड बीजुन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है।
कि हमारा शुंची ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। मास्टर जेंगटियान सीटू जेंगटियान के बेटे ने उसके पास उसका क्रेडिट छीन लिया। हीवनली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर की जान हमारे शुंची ने ली है, जबकि सीटू जेंगटियान ने वो क्रेडिट अपने लिए ले लिया और वो कोड साइबल बन चुका है। इसी वजह से शुंची सब कुछ कर रहा है। ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग भी आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वाकई में शुंची ने ये सब कुछ गुस्से में आकर किया है। क्या शुंची ने ली फेंग को मारा था? क्या शुंची हीवनली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर को मारकर यहाँ पर है और सीटू जैन ने उसका क्रेडिट उससे छीन लिया है? सीटू जैन चिल्लाकर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उस ली फेंग को मारा था। इसी के साथ ही मोटू डू से कहता है कि मेरा ब्रदर यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा है, मेरा ब्रदर यहाँ पर कोड सैपल के टेस्ट को लेने को तैयार है, क्या तुम ये टेस्ट लेने को तैयार हो? तुम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर बताओ कि तुमने ली फेंग को कैसे मारा होगा। तो ये बात सुनने के बाद तो मास्टर बीजुन उसे कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने ली फेंग को मारा और किसने यहाँ पर क्या किया, मुझे बस इतना पता है कि तुम लोगों में से एक बंदे ने यहाँ पर बेल को बजाया और उस बंदे को अब कोड टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो इसके लिए एग्री करता है, तो फिर हम इसे उस जगह के ऊपर लेकर जाएंगे। अगर ये टेस्ट को पास करता है तो इसे कोड सैपल बनाया जाएगा। और वो साथ ही अपने दोनों एल्डर से कहता है कि इसे वहां पर ले चलो, तो इसे माउंटेन पीक के ऊपर लेकर जाया जाता है। बीजुन पीक जो होती है उसके ऊपर ये टेस्ट होने वाला है, तो ये लोग सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। तीनों एल्डर्स वहां पर खड़े होते हैं, जुनची उनके साथ होता है, जबकि बाकी के सभी डिसाइपल्स पीछे खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। बाकी के सभी डिसाइपल्स कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर ये टेस्ट होने वाला है? हमने सुना है कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पर एक फॉर्मेशन है, इतनी पावरफुल फॉर्मेशन है कि इसको कोई भी पास नहीं कर पाता। सिर्फ और सिर्फ 3 डिसाइपल्स ऐसे थे जो कि हिस्ट्री में इस टेस्ट को पास करने के बाद गोल्ड डिसाइपल बन पाए हैं। लगता नहीं है कि ये लड़का यहाँ पर फर्स्ट लेवल को भी पार कर पाएगा क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आकर ये सब कुछ किया था। मास्टर सीटू जेंडियान भी वहीं पर खड़े होते हैं। मास्टर सीटू जेंडियान सोच रहे होते हैं कि इस लड़के की मौत बहुत ज्यादा करीब है क्योंकि ये लड़का अब यहाँ पर मरने वाला है। इसने गलती कर दी यहाँ पर इस गोल्ड टेस्ट को देने के लिए अपने आप को सामने करके, जबकि मोटू चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर जुनची हम तुम्हारे साथ है, चाहे तुम कुछ भी खा लो हम तुम्हारे साथ हैं। तो जिंगजी भी वहीं पर ही खड़ी होती है। जिंगजी के हाथ में अभी भी माया जुनची के लेटर्स होते हैं, जबकि हमारा जुनची जो होता है वो मास्टर बीजुन के पास खड़ा होता है। मास्टर बीजुन उसे कहते हैं ये अरे फॉर्मेशन तकरीबन 30,000 फीट तक फैली हुई है, बस यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना है। हमारी बीटा पवेलियन में ये फॉर्मेशन जो है इसके 3 लेवल्स होने वाले हैं। पहले लेवल को पार करने के बाद दूसरा लेवल ओपन होने वाला है। तुम्हें बस यहाँ पर ये करना है कि तुम्हें इस माउंटेन से नीचे उतरना है, फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद तुम्हें सामने चलते जाना है जब तक कि फर्स्ट लेवल कंप्लीट ना हो जाए, उसके पास सेकंड लेवल फिर थर्ड लेवल आएगा। तो तुम ये कर लोगे? तुम्हारा शुंची वहां पर सारी बातें सुनने के बाद कहता हाँ मैं कर लूंगा, और इसी के साथ हमारा शुंची कहता चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और वो चलता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है फॉर्मेशन के ऊपर पहला पाँव रखता है, शुंची के सामने एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर होता है। तो हमारा शुंची कहता है ये क्या? ये तो एक बड़ा सा राइकी ड्रैगन है, राइकी यानी कि की एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन। शुंची कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, और इसी के साथ ही उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तुम्हारा शुंची यहाँ पर अपने पास जो भी उसके पास स्पेशल स्किल्स होते हैं उनको यूज करते हैं, उसे पंच मारता है। तो ड्रैगन जो होता है वो एक ही पंच के साथ वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त धमाका होता है। तुम्हारा शुंची कहता है कि आज यहाँ पर कोई मुझे नहीं रोक सकता, चाहे ये रे फॉर्मेशन कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। आज मैं पहुंच कर रहूंगा और इस टेस्ट को पास करने के बाद एक कोड सैपल बनकर रहूंगा। जबकि मोटू अभी बाहर उसके नारे लगा रहा होता है। मोटू कहता है कि ब्रदर शुंची तुम कर सकते हो, ब्रदर शुंची तुम कर सकते हो। तुम्हारे शुंची ने यहाँ पर पहले लेवल को पार कर लिया है। पहले लेवल को पार करने के बाद हमारा शुंची दूसरे लेवल तक पहुंच जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो सभी लोग बाहर से ये सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इस लड़के ने इतनी जल्दी पहले लेवल को पार कर भी लिया। इस लड़के ने पहले लेवल में जितने भी एनर्जी से बने हुए मॉन्स्टर्स है सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब ये सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है। ये बात वाकई में सच तो नहीं है कि ली फेंग को इसी लड़के ने मारा है, हीवनली फायर सेक्टर के यंग मास्टर को। तो जिंगजी भी इस बात को मान लेती है और कहती है कि ये लड़का वाकई में ट्रूली जीनियस है। देखो जरा ये कितनी आसानी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, जबकि मोटू अभी वहां पर नाच रहा था। मोटू कहता है कि ब्रदर जुनची तुम कर सकते हो, ब्रदर जुनची तुम कर सकते हो। मास्टर सीटू और मास्टर सीटू का बेटा जो होता है वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं अब क्या होगा, जो दूसरे लेवल तक पहुंच चुका है। अगर जो दूसरे लेवल को पार करने के बाद तीसरे पे पहुंच जाता है और उसको भी पार कर लेता है तो ये तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो यहीं पर इनके पैट्रियार्च को भी दिखाते हैं कि पैट्रियार्च भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं कि इस लड़के के पास स्पिरिचुअल एनर्जी तो
बहुत ज्यादा और ऊपर से ये लड़का इंपल्सिव भी है और काफी ज्यादा एरोगेंट भी है। अंशय गोल्ड एप्पल बनने के लिए लायक है, लेकिन अफसोस अब ये तीसरे लेवल में जाकर मरने वाला है। हमारा चुंची वहीं पर बैठा होता है और बैठ कर कल्टीवेट कर रहा था। हमारे चुंची ने वहां पर जिन ड्रैगन और जिस एनर्जी वाले मॉन्स्टर्स को मारा था उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि उसके पास ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है जिसकी मदद से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद चुंची कहता है कि अब मैं रिकवर कर चुका हूँ, चलो जल्दी से अब देखते हैं कि सेकंड लेवल में क्या होने वाला है। तो चुंची सेकंड लेवल में आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके सामने गोस्ट निकलते हैं। गोस्ट उनके हाथ में लकड़ी के डंडे होते हैं। हमारा चुंची कहता है ये क्या, यहाँ पर तो एनर्जी से बने हुए गोस्ट है। तो गोस्ट डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा चुंची कहता है इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं, तो और भी ज्यादा आसान है। तो हमारा चुंची उनके ऊपर अपनी पंचेस के साथ अटैक करता है। जैसे वो अपनी पाम टेक्निक के साथ उनके ऊपर अटैक करता है, उसकी जो लीड ऑफ पाम टेक्निक होती है वो उनके ऊपर काम नहीं करती। इस बात से हमारा चुंची काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सामने वाले मॉन्स्टर का डंडा उसकी चेस्ट के ऊपर आकर पड़ता है और बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है ये क्या, मेरी टेक्निक काम क्यों नहीं की। और बाकी के सभी मॉन्स्टर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी मॉन्स्टर्स अपने डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। वो उसके सर में डंडे मार रहे होते हैं, जबकि हमारा चुंची चिल्ला रहा होता है और कहता है बस करो ये क्या कर रहे हो। और बाहर खड़े सभी लड़के जो होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर बुरा समूह बनाकर खड़े होते हैं और कहते हैं ये तो सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल के गोस्ट को ज्यादा अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे। मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। क्या सेकंड लेवल कोई जोक है? यहाँ पर तो कोई मजाक हो रहा है। वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स के हाथ में डंडे और डंडू के साथ वो चुंची के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। तो उनके जो पैट्रियार्च होते हैं वो वहीं पर खड़े होते हैं। पैट्रियार्च इस बात से काफी शर्मिंदा होते हैं, फिर साथ ही उनसे कहते हैं कि सेकंड लेवल जो एंडलेस कॉम्बैट लेवल है, यानी कि यहाँ पर जो बूथ है, ये मॉन्स्टर्स जो भी हैं जिनके हाथ में डंडे हैं, इनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। ये एंडलेस अटैक कर सकते हैं जब तक कि हम लोग स्पेशल मींस को यूज करते हुए इनको डिस्ट्रॉय न करें, तब तक ये हमारे पर अटैक करते रहेंगे। तो मास्टर बीजून से कहते हैं पैट्रियार्च क्या आपको लगता है कि ये सेकंड लेवल को पास कर पाएगा? तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ ये हो सकता है कि सेकंड लेवल को पास कर पाए, क्योंकि सेकंड लेवल के ऊपर इसकी मार्शल आर्ट्स को चेक किया जाएगा, इसकी कॉम्बैट एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि ये लड़का कब तक फाइट कर सकता है, इसके स्टेमिना को चेक किया जाएगा और इसके स्पेशल स्किल्स को चेक किया जाएगा। अगर इस लड़के के पास स्पेशल स्किल्स हैं तो फिर ये लड़का यहाँ पर जीत जाएगा। ठीक है, साथ ही रे फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा चुंची अपना हाथ ऊपर उठाता है और उनसे कहता है जरा रुको, टाइम पास। तो हमारा चुंची उन लोगों से रुकने का कहता है और उनसे कहता है जरा रुको, तुम लोग कर क्या रहे हो, मेरे मुंह के पर मत मारो, मैं अभी सिंगल हूँ, मुझे अभी शादी करनी है, इसलिए तुम मेरे मुंह तो मत बिगाड़ो, मेरे मुंह पर डंडे से अटैक ना करो। कि वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो से कहते हैं ठीक है मैं समझ आ गया, फिर से वो से पीटना शुरू कर देते हैं। तो हमारा चुंची कहता है अच्छा रुक जाओ मुझे मारो मत। साथ ही हमारा चुंची उनसे भागना शुरू कर देता है और कहता है कि अब मैं इनका क्या करूँ, तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं और ऊपर से मेरे पर अटैक किए जा रहे हैं। चुंची कहता है ऊपर से मेरी लीड आउट टेक्निक जो है वो भी इनके ऊपर काम नहीं कर रही, अब मुझे यहाँ पर किसी और टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। तो हमारा चुंची यहाँ पर पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है। वो कहता है वो वाली टेक्निक यूज करते हैं जो कि सिस्टर जाओ रैन ने यूज की थी। और इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता है, अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे मजबूर किया मेरे अल्टीमेट स्किल को यूज करने के लिए। बाकी के सभी लड़के जो होते हैं वो सभी लोग कहते हैं क्या ये लड़का वहाँ की यहाँ पर अल्टीमेट स्किल को यूज करने वाला है। तो देखते हैं कि इसका अल्टीमेट स्किल कौन सा होने वाला है। लगता है कोई बहुत ही पावरफुल स्किल होगा जो कि अल्टीमेट स्किल कह रहा है। अल्टीमेट स्किल तो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। हमारा चुंची अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है तो उसकी उंगली के अंदर से पियरलेस फिंगर टेक्निक तो निकलती है, लेकिन वो बेचारी सामने की तरफ वहीं पर नीचे गिर जाती है, मॉन्स्टर्स तक पहुंचती भी नहीं है। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाकर से कहते हैं जी क्या बकवास हो रही है, ये कोई अल्टीमेट स्किल नहीं है बल्कि ये तो एक बहुत ही कमजोर टेक्निक है। ये इसकी पहली पाम टेक्निक से भी बहुत ज्यादा कमजोर टेक्निक है। लोग तो यहाँ पर देख रहे थे कि पता नहीं कौन सी पावरफुल टेक्निक यूज की जाने वाली है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा चुंची सेकंड लेवल को पास कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।